जोशीमठ आपदा पर सियासत को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, जोशीमठ के बहाने पूरे उत्तराखंड को लेकर भ्रम न फैलाएं। जोशीमठ के राहत कार्यों की सीएम धामी ने की समीक्षा। भूधसाव पर अधिकारियों को दिए ये निर्देश। कहा, तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से होगा काम। जोशीमठ पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रभावित परिवार से की मुलाकात। कहा, संकट के समय प्रभावितों के साथ खड़ी है कांग्रेस। लक्सर पुलिस ने किया चोर गैंग का पर्दाफाश। हथियारों और चोरी के माल सहित आधा दर्जन चोर गिरफ्तार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। जोशीमठ के हालात पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर भ्रमित प्रचार कर रहे हैं कुछ तत्व। विपक्षी लोगों को भ्रमित प्रचार नहीं करना चाहिए। जोशीमठ का 30% से कम हिस्सा प्रभावित है। सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। जोशीमठ के बहाने उत्तराखंड की तस्वीर को भयानक बताना गलत है। साथ ही कहा कि जनता के सामने सही स्थिति रखी जानी चाहिए। जनता को डराना और दिग्भ्रमित करना गलत है। बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न स्थानों पर बैठकर जो इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के संदेशों को न प्रसारित। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जोशीमठ के हालातों पर सीएम धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर भ्रमित प्रचार कुछ तत्व कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पिछले कई समय से कि कई दलों के द्वारा, चाहे विपक्षी दल हो या फिर कई ऐसे सामाजिक संगठन की तरफ से जो है जोशीमठ को लेकर के तमाम जो तस्वीरें हैं वो एक तरीके से प्रसारित की जा रही थी, और एक तरीके से जो सोच बनाई जा रही थी जोशीमठ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के एक चिंता की बात जो है बनी हुई थी। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा भी की थी, तो क्योंकि ये बातें निकलकर सामने आई है कि राज्य की अगर हम खासतौर पर बात करें तो जो पूरी आजीविका है वो एक तरीके से पर्यटन पर निर्भर है, और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में चारधाम यात्रा फिर से संचालित हो रही है। शीतकालीन में पर्यटक जो है अधिक संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि उत्तराखंड में तमाम जगहों पर जो है इस तरह की दरारें देखने को मिली है, या फिर उत्तराखंड के जो हालात है वो काफी खराब है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय पर काफी असर इसका पड़ रहा था। लोगों में भी कहीं ना कहीं भय का वातावरण जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे जोशीमठ की अगर हम खासतौर पर बात करें तो तकरीबन 30% से भी कम का हिस्सा जो है इस समय जो है जिसमें दरारें देखने को मिली या फिर जो है प्रभावित हुआ है। बाकी पूरा जो 70% जोशीमठ है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें दिखाने की और कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर तमाम जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और ऐसे में भ्रम की स्थिति जो है पैदा ना की जाए, क्योंकि उत्तराखंड के लिए अगर इस तरीके की भ्रम की स्थिति बनती है या फिर इस तरह के प्रसारित होता है तो आने वाले समय में जो उत्तराखंड के लिए पर्यटक हो या फिर श्रद्धालु जो है उत्तराखंड का रुख करेंगे वो एक तरीके से भयभीत हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पर्यटन व्यवसाय है या फिर तीर्थाटन है वो पूरी तरह चौपट हो सकता है। तो ऐसे में लोगों से मुख्यमंत्री ने अपील की है, जो ऐसे लोगों जो बयानबाजी कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए और इस तरीके की वास्तविक स्थिति से जो है जनता को अवगत कराए, ना कि भ्रामक जो है प्रचार प्रसार जिससे जो है लोगों को भयभीत करे। जी आकाश, जाहिर से बात है जनता को डराना और दिग्भ्रमित करना गलत है, और इससे सीधी सी बात है पर्यटन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ ही रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशी मठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की है और कहा कि भूधसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीक संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव किए जाएं। साथ ही जिलाधिकारी स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजे। वही कहा कि जोशी मठ के प्रभावित क्षेत्र से जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जानकारी साझा की। इस दौरान सीएम ने जोशी मठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद उन्होंने जोशी मठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिया और जल्द से जल्द लोगों को आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशी मठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरे इलाके का आकलन कर रही हैं ताकि इसका सही पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। वहीं मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम धामी ने कहा कि लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियां वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है। उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर बात करके हम लोग उसको आगे जो करना है उसको करेंगे। मौसम चूँकि अब ये तो एक प्राकृतिक वो है, लेकिन हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा हर स्थिति में करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लालकुआ पहुंचे। कारगिल शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने शहीदों को नमन किया। साथ ही बिंदुखत्ता के सैकड़ों पूर्व सैनिकों का परिचय प्राप्त करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिकों के द्वारा की जा रही मांगों को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से मिलकर उनके समाधान का हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार शहीदों के कल्याण के लिए कई कार्य कर रही है। बिंदुखत्ता के सैनिकों के लिए सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए शहीद स्मारक के पास जगह स्वीकृत हो गई है। जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सैनिकों के राजनीतिक प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैंने शहीद स्मारक के शहीदों को नमन किया। ये वीरों की भूमि है, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, कोई ना कोई सैनिक हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। शहीद तो देश के लिए शहीद होता है। और इन शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार देहरादून में एक विशाल सैन्यधाम बना रही है। कोटद्वार राजकीय बेस चिकित्सालय में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित आवासीय ब्लॉक का लोकार्पण किया, जिससे अब अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्टाफ को अस्पताल परिसर में ही रहने की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में ट्यूमर मार्कर मशीन का भी उद्घाटन किया, जिससे अब थायराइड कैंसर के साथ अन्य 16 जांच भी एक साथ हो सकेंगी और कोटद्वार के लोगों को जांच कराने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की ये मांग चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हम कोटद्वार में करा सकें, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये ट्यूमर मार्कर मशीन का जो माननीय अध्यक्षा विधानसभा है रितु भूषण खंडूरी मैडम, उनके द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें बहुत सारे टेस्ट एक ही साथ हो सकते हैं।
इसमें 16 जांचें हम करा सकते हैं। 16 सैंपल एक साथ इस मशीन में डाल करके और कंप्यूटर से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। सैंपल नंबर 1 किस चीज़ के लिए हमने लगाया है और डिफरेंट एजेंट यूज़ करते हुए और हम इसमें टेस्ट लगाते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर इसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कोटद्वार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंची और यहाँ पर 2 चीज़ों का हमने उद्घाटन किया। एक 10 घरों का एक ब्लॉक बना है यहाँ पर फॉर डॉक्टर्स के रहने के लिए मकान बने हैं। 10 उसमें यूनिट्स हैं, तो आज उसका एक उद्घाटन था। और दूसरा एक ट्यूमर मार्कर मशीन इन पैथोलॉजी, जिसमें थायराइड से लेके और कैंसर अगर डिटेक्ट हो रहा है आपके ब्लड टेस्ट से ही मात्र 2 घंटे में आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है, जो शुरुआती रिपोर्ट होती है, वो आपको मिल जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि लोगों को सुविधा हो, कोटद्वार में लोगों को सुविधा हो, एकदम से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, उस तरह का प्रयास शुरू हुआ है। तो मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ धामी सरकार की बड़ाई करते हुए महिलाओं का उत्थान किए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए और भी कई योजनाएं लाएंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार का बखान करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी से जो उम्मीद जोड़ी थी उस पर हमारी सरकारें खरा उतर रही हैं। मोदी जी ने जब संभालते ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार चलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं कि महिलाओं को जिस क्षेत्र में लगाएं, ज्यादा ईमानदारी से काम करती है। बदले कहूँ कि हमारी जो मातृशक्ति है, जहाँ इस राज्य को बनाने में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है, वहीं इसको संवारने में भी मातृशक्ति का योगदान मिलेगा। राष्ट्रीय कार्य समिति से होकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और शीघ्र ही दायित्वों की बांटा जाएगा और कार्यकर्ताओं को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। पूरे देश के अंदर जितने चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। सितारगंज के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता आदेश चौहान को सितारगंज मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान का शहर के मुख्य चौराहे पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं आदेश चौहान को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूर्ण ईमानदारी और लगन के साथ निर्वहन किया जाएगा। साथ ही कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। सितारगंज की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं जब दुकानदार ने देखा तो दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। साथ ही दुकान से मोटर कॉपर की वायर, बल्ब और अन्य सामान गायब थे, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी हुए सामान की जानकारी ली और चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुबह में 10 बजे के करीब आया, यहाँ पे दुकान खोली मैंने तो दुकान में देखा दोनों ताले टूटे हुए थे। हमने शटर खोल के देखा तो अंदर काफ़ी सामान हमारा चोरी हो गया। जो मोटरें उटरे थे, हमारी तार, वायर, बल्ब काफ़ी सामान ऐसा चोरी हो गया। थाने में गए, वहाँ पर रिपोर्ट करवाई है। ऐसे तो हिसाब किताब क्या बताएं कैसे कितने का चोरी हो गया, लगभग 1 लाख के समथिंग तो चोरी हो ही गया होगा। लक्सर में जीआरपी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक फरार कैदी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक रुड़की के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद जिला पुलिस को मैसेज सर्कुलेट कर अलर्ट कर दिया गया था और लक्सर में जीआरपी थानाध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में फरार कैदी को लक्सर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कैदी पूर्व से ही जहर खुरानी के अपराध में जेल भेजा गया था। से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया, तो वहां से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे
थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी और अब अग्रिम कार्यवाही संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाए। जोशीमठ के गीरावासा गांव के मकानों में भू धसाव और दरारों के चलते बुरे हाल है। यहाँ लगातार मकानों में दरारें आ रही हैं। लंबे समय से प्रशासन से मांग करते आ रहे लोग कि गांव का पुनर्वास किया जाए, किंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोग दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। देवग्राम के भल्ला खोला, मल्या खोला, गीरावासा, मुल्यावासा गांव की स्थिति काफी नाजुक है। कई लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए हैं। लगातार दरारें बढ़ रही हैं। वहीं स्थानीयों का कहना है कि विगत वर्ष और इस वर्ष भी प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। गोपेश्वर में जिलाधिकारी चमोली को भी इस प्रकरण में ज्ञापन दिया गया है। चाहे देवग्राम के जो विभिन्न तोप हैं, इसमें जो है भलकोला है, ये देवग्राम है, मलखोला है, गीरा है और बांसा है। इसके विभिन्न लोगों के जो है कि घरों पर लगातार दरारें आ रही है और जो ज़मीन है उसमें भी लगातार जो है दरारें आ रही है और भूधसाव हो रहा है, क्योंकि विगत 2013 से यहाँ पे जो है इस तरह से ये भूधसाव लगातार हो रहा है। इस पर जो है हम लोगों ने कई बार जो है सरकार से जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए और लोगों के विस्थापन के लिए जो है कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक जो है सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है और नहीं अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही मांग न पूरी होने पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि उत्तराखंड में पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई को अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की पूरी तैयारी में है। ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे सड़क से लेकर सदन तक कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार भी। अब मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, विधानसभा के अंदर बाहर जितना भी हो सकेगा इस युवाओं को, इन युवाओं को आगे लेकर हम आज चलेंगे साथ में और इस सरकार को घेरने का कार्य करेंगे। पहले भी यूके SSS घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ये पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक इस प्रदेश के नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ दी जाती, जब तक सब सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक युवाओं को हमारी संस्थाओं पे भरोसा पुनः जागृत नहीं होगा और तब तक हमें परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। हमारी ये मांग थी और हमारी मांग थी कि सीबीआई जांच हो और हम लगातार इन मांगों को लेकर के लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और निरंतर इस लड़ाई को हम सड़क पर भी लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच करानी। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल गांव की समस्याओं को सुनने के लिए वह 6 किलोमीटर पैदल चलकर नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ कायल गांव पहुंचे, जहां डीएम भंडारी ने जनता दरबार लगाकर दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। डीएम भंडारी ने बताया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क सुविधा की है, जिससे निर्माण के लिए 11 किलोमीटर की सड़क मुख्यमंत्री की घोषणा से स्वीकृत हो गई है। जल्द कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके साथ ही डूंगरा बोरा गांव को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए लघु सिंचाई विभाग सोलर पंप योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बंद पड़ी दुग्ध समिति को खोलने के निर्देश दिए ताकि लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसमें सरकार जनता के द्वार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं, जो हमारा कार्यक्रम भी है, उसमें चौपाल लगाया गया आज। तो सभी विभाग यहाँ पे ऑलमोस्ट हर विभाग के प्रतिनिधि थे और जो हमारे गांव के 35-40 परिवार हैं उनके भी प्रतिनिधि थे और स्वयं थे। तो इसमें जो यहाँ पे रोड नहीं है अभी, तो रोड का जो 11 किलोमीटर की यहाँ पे रोड बननी है, उसके लिए हमने भूमि चयन कर ली राजस्व विभाग ने और उसका जॉइंट सर्वे तत्काल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, तो उसको प्रायोरिटी पे हम लोग मॉनिटर भी करेंगे और आने वाले समय में हम आशा करते हैं जल्दी इस गाँव में रोड की सुविधा होगी, जिससे क्योंकि रोड आपकी सभी शिक्षा हो गया, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सभी को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो शिक्षा विभाग के माध्यम से।
हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, किरण चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने भी प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने बैठक में रैन बसेरों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए पूछा कि जनपद में कहां-कहां रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर अधिकारियों ने एक-एक कर रैन बसेरों के संबंध में जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कहीं रैन बसेरा बनाए जाने की आवश्यकता है तो किराए के भवन आदि में रैन बसेरा संचालित किया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और आज उसी की बैठक हुई थी। इसमें हम लोगों ने स्तर 5 जो हमारे एजेंडा बिल थे उस पर चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से जो आपदा न्यूनीकरण में जो काम सैंक्शन हुए थे उनकी समीक्षा की गई, उन कामों की प्रगति क्या है। साथ ही साथ जो हमें SDRF में विद्यालयों की, आंगनबाड़ी केंद्र, PHC CSC की मरम्मत की, उसके संबंध में चर्चा हुई। इसमें SDMs को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 2 दिन के अंदर ये सूची फाइनल कर लें कहाँ कहाँ इनको काम कराना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में RWD उसी कार्यदायी संस्था बनाया गया है और अर्बन क्षेत्रों में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो देखेगी, ताकि इसका प्रस्ताव हम लोग शीघ्र ही शासन को भेज दें। धनराशि की कोई कमी नहीं है, शासन से जैसे ही प्रस्ताव जाएगा ऑलमोस्ट वो स्वीकृत हो जाएगा और फिर यहाँ पे काम किया जाएगा। छात्र संघ और नगर पालिका के बीच हुए विवाद के बाद हेली सेवा कटघरे में पड़ गई है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बागेश्वर में नगर पालिका उत्तरायणी मेले में पहली बार हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान कर रही है। मेलार्थियों को हेलीकॉप्टर से मेले की सैर कराई जा रही है, लेकिन बुधवार को हेली सेवा बाधित हो गई। हेली सेवा PG कॉलेज बागेश्वर के मैदान से चल रही थी, लेकिन कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यहाँ से हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया। कॉलेज छात्रों ने हेलीकॉप्टर सेवा से होने वाले मुनाफे से कुछ अंशदान देने की बात पालिका प्रशासन से की, जिससे पालिका ने साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पालिका प्रशासन कहीं दूसरे स्थान से हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात कर रहा है। यहाँ होली सेवा के लिए इधर आए थे अपने माँ बापों को लेके, तो सवेरे से बैठे हैं। यहाँ कॉलेज वालों के प्रदर्शन की वजह से हम इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है। अभी तक चला नहीं है और इंतजार में है अभी भी। महाविद्यालय प्रशासन से बिना किसी परमिशन के यहाँ पर शुरू की गई है, जो बिल्कुल अवैध है। कुछ व्यक्तिगत लोगों के लाभ के लिए यहाँ पे हेली सेवा शुरू की गई है। किराया इतना महंगा है और इसका कोई अंशदान, जबकि जो रूलिंग होती है उसके हिसाब से अगर आप किसी महाविद्यालय या किसी भी परिसर का आप कोई भी फील्ड या कोई भी भवन यूज करते हैं तो उसका अंशदान आपको कॉलेज प्रशासन को देना होता है। यहाँ तो अंशदान देने की दूर की बात है, यहाँ कॉलेज प्रशासन से पूछा तक नहीं गया। कॉलेज प्रशासन खुद लेटर लिख रहा है कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।